हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 1 कृषि प्रबंधन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पिछले वीडियो में मेरे फसल किसे कहते हैं, फसल को ऋतुओं के आधार पर और खेती के चरण के बारे में हम पढ़ चुके थे, अध्ययन कर चुके थे। खेती के चरण में हम मिट्टी को तैयार करना, बुआई करने के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम तीसरा पॉइंट खाद व उर्वरक देना किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। खाद व उर्वरक देना किसे कहते हैं, यह क्यों दी जाती है। देखिए, जिस तरह से हमें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल सभी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से पौधों को भी वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यह पोषक तत्व खाद व उर्वरक के द्वारा पूर्ति की जाती है। अब क्या होता है, किसान जो होते हैं वो लगातार खेतों में फसल उगाते रहते हैं, तो लगातार फसल उगाने से मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उससे मिट्टी की उपजाऊपन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मिट्टी की उपजाऊपन में कमी होगी तो पौधे आसानी से वृद्धि नहीं करेंगे। तो इसलिए पौधों की वृद्धि के लिए, उनकी विकास के लिए, मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए उसमें कुछ पोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें हम खाद व उर्वरक कहते हैं। अब यह पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं और कहाँ से प्राप्त होते हैं। हवा, पानी, मृदा से प्राप्त होती है। हवा से कार्बन व ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन व ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मृदा से 13 पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। 13 पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनको हमने 2 भागों में बांटा। 6 पोषक तत्व जिन्हें हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं, 7 पोषक तत्व जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व या अल्प मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो कि पौधों को अधिक आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसमें से अधिक प्रमुख नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे NPK कहते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। 7 पोषक तत्व फेरस, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि होते हैं जो कि पौधों को कम आवश्यक होते हैं। अब हम खाद व उर्वरक में अंतर पढ़ेंगे। खाद व उर्वरक में अंतर इस प्रकार से। पहला, खाद प्राकृतिक व जैविक होती है, अर्थात ये मानव निर्मित नहीं होती है, अपितु ये जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक कृत्रिम व अजैविक होती है, अर्थात यह मनुष्यों के द्वारा निर्मित की जाती है और जीव जंतुओं या पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इसे हमने अजैविक कहा। दूसरा, यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। खाद जो होती है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के अपशिष्ट व व्यर्थ पदार्थों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन से प्राप्त होती है। जबकि उर्वरक जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और रासायनिक पदार्थ होते हैं। तीसरा, खाद जो होती है वो खेतों में तैयार की जाती है, जबकि उर्वरक जो होती है वो फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं। चौथा, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जबकि उर्वरक में ह्यूमस का अभाव होता है। ह्यूमस मृत, गली सड़ी पत्तियों आदि से तैयार किया गया काला भूरा रंग का पदार्थ होता है जो कि मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है।
चौथा, पांचवा, खाद के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, जो जैसे मतलब भूमि या मृदा या जल प्रदूषण नहीं होता है, जबकि उर्वरक का अधिक मात्रा में उपयोग करने से जल या मृदा प्रदूषित हो सकती है। छठा, खाद का उपयोग करने से मिट्टी में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, केंचुआ आदि, आसानी से वृद्धि कर सकते हैं, क्योंकि पौधों के लिए बहुत से जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक होते हैं। सूक्ष्म जीवों व भूमिगत जीवों का जीवन प्रभावित होता है उर्वरकों के अधिक उपयोग से। अब खाद के उदाहरण, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। वर्मी कंपोस्ट जिसे हम केंचुए की खाद भी कहते हैं, आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है। हरी खाद जो कि फलीदार पौधों को उगा करके उनसे तैयार की जाती है। उर्वरक के उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश आदि। देखिए, खाद व उर्वरक में से कौन सी अधिक लाभदायक होती है? तो जैविक खाद जो होती है वो अधिक लाभदायक होती है, या खाद जिसे हम कहते हैं वो अधिक लाभदायक होती है। मिट्टी के पुनर्गठन में सहायक, अर्थात इससे मिट्टी का गठन या संगठन की स्थिति में सुधार होता है। दूसरा, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, केंचुआ है, आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि केंचुए जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तीसरा, मिट्टी पोली बनी रहती है, यानी कि जैविक खाद डालने से मिट्टी पोली बनी रहेगी तो जड़ें जो हैं वो आसानी से श्वसन कर सकती है। अर्थात मिट्टी पोली बनी रहेगी तो क्या होगा, वायु जो होती है वो कणों के बीच में से होकर के अंदर जा सकती है, तो जड़ें आसानी से श्वसन कर सकेगी। चौथा, मिट्टी में जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो मिट्टी के अंदर जो जल है वो अधिक से अधिक अवशोषित होगा, और क्या होगा, जिससे कि पौधे जो होते हैं वो आसानी से क्या कर सकेंगे, आसानी से वृद्धि कर सकेंगे, आसानी से उन्हें जल प्राप्त हो सकेगा अधिक मात्रा में, और पौधों की जो कि वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब आपको मेरे यहाँ तक पढ़ाया हुआ खाद व उर्वरक के बारे में तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम सिंचाई करने के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट हमारा सिंचाई करना खेती के चरण में। देखिए, सिंचाई करना क्या होता है कि सिंचाई जो होती है वो कृत्रिम साधनों के द्वारा समय समय पर फसल को जल की आपूर्ति कराना सिंचाई करना कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार पानी दिया और पौधे आसानी से वृद्धि कर देंगे, नहीं, सभी को अलग अलग सिंचाई की आवश्यकता होती है। अर्थात किसी को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, किसी को कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों को क्या होता है या फसल को जो होता है वृद्धि के लिए उसकी पौधों की वृद्धि के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, बीजों की उसके विकास के लिए उनको सिंचाई की आवश्यकता होती है, अन्यथा पौधा सूख जाएगा, बीज अंकुरित नहीं होंगे, इसलिए सिंचाई करना आवश्यक होता है। अब सिंचाई से लाभ देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए, जैसा अभी मैंने बताया कि बीजों के अंकुरण के लिए क्या होता है, सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है। अगर नमी नहीं होगी तो बीज अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि की आपूर्ति करना। अर्थात जैसा आपने चित्र के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि जड़, पौधा जो होता है, पौधे के अंदर आपने जड़, तना, पत्ती, इन तीनों का आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पत्ती की जो सतह होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, और उन रंध्रों के द्वारा पत्तियों के से क्या होता है, पानी जो होता है वाष्पीकृत होता है या वाष्प बनकर उड़ता है। जब पानी वाष्प बनकर के उड़ेगा
तो क्या होगा, पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी होगी तो सूख जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। तो उससे जल की आपूर्ति की जा सकती है। अब है हमारा पौधों की वृद्धि व विकास के लिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पौधों की वृद्धि व विकास के लिए भी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि पौधों के पोषक तत्व जो होते हैं वो जल के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि जड़ जो होती हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं उसको घुलनशील कर देती है जल जो होते हैं। और इन जड़ों के द्वारा फिर वो जल जो होता है वो तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। इस प्रकार से क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य भी जल के द्वारा होता है। अब हम सिंचाई हेतु जल के स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जल के स्रोत कौन कौन से हैं? नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि। क्योंकि हर समय तो वर्षा होती नहीं है, तो इसलिए फिर हमें सिंचाई तो करनी है, और सिंचाई फिर इन जल के स्रोतों के द्वारा की जाती है। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधनों को हम समय अनुसार दो भागों में बांट दिया। एक तो परंपरागत साधन, जिसे हम पारंपरिक साधन भी कहा, और दूसरा हमने आधुनिक साधन, जिसे आजकल इसका उपयोग करते हैं। पारंपरिक साधन रहट, चरस, ढेकली, मोट, घिरनी, घिरनी भी कहते हैं मोट को, ये पारंपरिक साधन है। आधुनिक साधन डीजल पंप, विद्युत पंप, नलकूप आदि आधुनिक साधन है। जैसा कि आप मेरे इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि पारंपरिक साधन देखिए चरस के द्वारा कैसे होते हैं, चरस के द्वारा सिंचाई की जा रही है। आधुनिक साधन नलकूप के द्वारा। इसी प्रकार से पारंपरिक साधन ढेकली है, रहट है, मोट, किस तरह से इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। और आधुनिक साधन में विद्युत पंप, डीजल पंप के द्वारा सिंचाई की जा रही है। अब हम सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियों को हम, जिससे कि आजकल आधुनिक तरीके से सिंचाई की जाती है, आधुनिक मेथड से, आधुनिक तरीके से सिंचाई की जाती है, जिससे कि पानी की भी बचत हो सके। सिंचाई की आधुनिक विधियों को हमने दो भागों में बांटा। छिड़काव तंत्र विधि, जिसे कि हम फव्वारा विधि भी कहते हैं। दूसरा ड्रिप तंत्र विधि, जिसे हम ड्रिप मतलब जिस तरह से ड्रिप होती है, बूंद बूंद करके चलती है, वैसे ही ड्रिप तंत्र विधि या बूंद बूंद विधि भी इसको हम कहते हैं। इस तरह से इसको हमने दो भागों में बांट दिया। अब पहला छिड़काव तंत्र क्या होता है? छिड़काव तंत्र, जैसा कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है कि असमतल भूमि के लिए इसका छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, मुख्य पाइप होता है। इसमें मुख्य पाइप होता है, और इस मुख्य पाइप से अनेक ऊर्ध्वाधर पाइप लगे होते हैं, जिन पर नोज़ल लगी हुई है, और इन नोज़ल के द्वारा पानी जो होता है फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। और इससे क्या होता है कि पानी की भी बचत होती है, और पानी असमतल भूमि पर सभी स्थानों पर फसल को तक पहुंचता है। दूसरा ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि में, जैसे कि आपने को दिखाई दे रहा है कि इसमें, या जिसे हमने बूंद बूंद विधि भी कहा, इसका उपयोग हम समतल भूमि के लिए किया जाता है। अब समतल भूमि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समतल भूमि में क्या होता है, इसमें मुख्य पाइप होता है, उसके अंदर मुख्य पाइप में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा पानी जो होता है वो बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की भी बचत होती। यह वृक्ष उद्यान आदि में इसका उपयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम फसल की सुरक्षा के बारे में, फसल काटना और अनाज का भंडारण करने के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।